ये वीडियो आप तभी देखना अगर आपकी एज 25 से 40 के बीच में है, आपकी सैलरी 30,000 के आसपास है, आप यहां से ग्रो करना चाहते हो अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें यहां डिस्कस करेंगे तो तभी देखना ये सेंस बनाएगा, अदरवाइज आपका टाइम यहां पे वेस्ट होगा। आज मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि सैलरी अगर 30,000 है तो कहां इन्वेस्ट करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं ताकि जो 1 करोड़ की हमारी जर्नी है ये जल्दी से जल्दी पूरी हो पाए, और इसके अंदर जो टाइम फ्रेम है ये और भी जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकते हो आप, ये भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आप सोचते हो 30,000 से क्या होगा, तो ये डेटा देखो। अगर आप 38,000 रुपीज कमा रहे हो इंडिया में तो टॉप 20% में हो, और अगर आप गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा देखोगे तो अगर आप 30,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हो तो टॉप 10% में हो। तो 30,000 रुपए कमाना इंडिया के अंदर अपने आप में बड़ी बात है। तो आप इंडिया के अंदर 80% लोगों से ऑलरेडी ज्यादा कमा रहे हो, तो प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अब डिस्कस करते हैं कि टॉप 20% से टॉप 5% में हमें कैसे आना है। तो अगर हमारी सैलरी 30,000 रुपए है तो हम कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक रूल फॉलो करना होगा, क्योंकि ये रूल काफी अमेजिंग है, काफी ज्यादा ओवर हाइप्ड है, लेकिन इसको सही तरीके से यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया से काम करता है। 50-30-20 रूल। 50% आपकी नीड्स में जाना चाहिए, जैसे कि रेंट हो गया, ग्रोसरी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, ईएमआई हो गई, बिल हो गया। मतलब ये जो 50% है ये डेली मर्रा की जो आपकी जिंदगी है उससे कवर हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप 1 रुपए पे ऊपर जा रहे हो तो आप सही काम नहीं कर रहे हो। 30% आपकी वांट्स होनी चाहिए, मतलब करीब 9,000 रुपए। यहां पे आप बाहर खाना खाने जा सकते हो, एंटरटेनमेंट बाय कर सकते हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन और बाकी सारी चीजें। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो इसको आप सिर्फ 10% रख लेना स्टार्टिंग में, आगे चल करके और होगा, लेकिन 30% रूल के हिसाब से ये आप कर सकते हो। अगर आप ज्यादा टाइम लगाना चाहते हो करोड़पति बनने में तो इसको 30 करना, कम टाइम लगाना चाहते हो तो इसको 10 कर देना। मिनिमम 20% इन्वेस्टिंग आपकी सेविंग के अंदर होनी चाहिए, मतलब 6,000 रुपए। ये 6,000 रुपए कहां जाएंगे? ये 6,000 रुपए एसआईपी में जाएंगे और इमरजेंसी फंड में जाएंगे। एसआईपी से पहले भी हमें इमरजेंसी फंड चाहिए, करीब करीब आपकी सैलरी का 3 गुना, मतलब महीने की अगर 30,000 है तो 90,000 रुपए हमारे इमरजेंसी फंड में होनी चाहिए। ये आपके एफडी के अंदर हो सकते हैं, ये आपके डेट फंड के अंदर हो सकते हैं, ये आप बॉन्ड खरीद सकते हो, ये टोटली आपकी कॉल है। ये हाईली लिक्विडेट फंड होना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझना जरूरी है। जब आपके पास ये इमरजेंसी फंड है तो अगर आपकी जॉब चली जाए या किसी भी तरीके से आपके पास पैसे की कमी हो तो आप अपने स्टॉक्स को ना बेचो, आप इमरजेंसी फंड से पैसा निकालो और आपकी जरूरतें पूरी हो जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल होती है और कई बार आपको हो सकता है लॉस हो रहा हो तो आप बेचना ना चाहो, तो इसलिए इमरजेंसी फंड जरूरी है। स्टेप 2, इन्वेस्टिंग से पहले ये इंपॉर्टेंट है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए। 30,000 अगर आपकी सैलरी है तो आपको फॉर श्योर मेडिकल इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, चाहे आप HDFC अर्गो का करा लो या फिर स्टार हेल्थ का। ये दोनों मैंने पर्सनली यूज करे हुए, मेरी फैमिली में यूज हुए हैं। ज्यादातर केसेस में ये आपको रिम्बर्स कर देंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है। अब हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया मार्केट के अंदर ओवर हाइप्ड है, लोग यहाँ पे नहीं खरीदना चाहते, लेकिन मैं आपको 2025 में अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे यहाँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, 2025 काफी ज्यादा स्ट्रगलफुल रहा, लेकिन जो मेडिकल इंश्योरेंस है उन्होंने हमारे काफ़ी सारे पैसे बचा दिए। अदरवाइज इस साल बहुत मोटे मोटे खर्चे हो सकते थे। तो इसी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मेडिकल इंश्योरेंस लेना, अपने लिए एटलीस्ट लेना है, फैमिली के लिए भी उसके बाद ले लेना। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में दूसरी कोई चीज़ नहीं है अगर आपकी सैलरी सिर्फ 30,000 है तो। अब इन सारी चीज़ों को जुटाने में आपको एटलीस्ट 6 महीने का टाइम लग जाएगा, लेकिन पेशेंस के साथ स्टेप फॉलो करना है, प्रोसेस फॉलो करना है, ताकि लाइफ सॉर्टेड रहे और आप आसानी से पैसे कमा पाओ। ये मैंने खुद की लाइफ में किया, इसलिए बता रहा हूँ। टाइम लगेगा लेकिन आप बहुत तेजी से ग्रो करोगे और आप पहचान भी नहीं पाओगे कि इतनी तेजी से मैं ग्रो कैसे कर गया। और इसका एग्जांपल देता हूं ताकि आपको इंटरेस्ट आए कि अगर आप 5,000 की एसआईपी करते हो तो क्या होता है। अगर आप सिर्फ 5,000 की एसआईपी करते हो मंथली लेवल पे, 10% हमेशा बढ़ाते हो, मतलब इस साल 5,000 की एसआईपी, अगले साल 5,500 की एसआईपी, और इसके अंदर एक्सपेक्ट करते हो 16% के रिटर्न। ये कहां से आएंगे इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। और जो रिटर्न है अगले 19 साल तक भी आते हैं, तो जो आपका पैसा है वो बन जाएगा 1,15,00,000 रुपीस के आसपास। तो 5,000 रुपए बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। इन्फ्लेशन अगर मैं 6% से एडजस्ट कर दूं तो ये 78 लाख रुपीस के आसपास आपका बनेगा, जो कि अपने आप में काफी अच्छा कॉर्पस है। इसको बूस्ट कैसे करना है इस पे भी मैं आऊंगा। तो सबसे पहले ये चीज क्लियर हो गई कि हमें क्या स्टेप्स करने हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हमें लेने हैं, क्योंकि हमारी एज याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था 25 से 40 के बीच में है, तभी ये म्यूचुअल फंड्स अच्छे रहेंगे आपके लिए। सबसे पहला म्यूचुअल फंड है हमारा कोटक महिंद्रा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। ये जो म्यूचुअल फंड है ये क्यों अच्छा रहेगा,
इसको समझो, अगर मैं 3 साल के रिटर्न्स देखूं 24% के दिए हैं इसने, 1 साल के जो रिटर्न्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 5% का रिटर्न है। मार्केट ही नहीं चली तो इसने भी नहीं दिया रिटर्न, इट्स टोटली फाइन। लेकिन ये म्यूचुअल फंड क्यों अच्छा है? जब हम बात करते हैं मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पे आपको स्मॉल कैप 25% मिलता है, मिड कैप 25% मिलता है, लार्ज कैप 25% मिलता है, और 25% जो आपके एयूएम का है वो फंड मैनेजर के हाथ में। तो यहाँ पे चांसेस हाई हैं कि वो लार्ज कैप में जाए। तो आपको एक वेल बैलेंस पोर्टफोलियो मिल जाएगा जहाँ पे आपके जो रिटर्न्स हैं वो रिस्क को एडजस्ट करके आएंगे। और मल्टी कैप कैटेगरी, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 से कम है तो एक मल्टी कैप कैटेगरी बढ़िया होती है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा एफर्ट और डालेंगे और हम अपना दूसरा म्यूचुअल फंड भी सेलेक्ट करेंगे, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। 5 साल के रिटर्न्स 21% के सीएजीआर से आए हैं, 3 साल के जो रिटर्न आए 21.8% के, और 1 साल के जो रिटर्न है वो 8% के हैं। अब जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है ये हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम फंड मैनेजर के हाथ में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं कि ये रहा हमारा पैसा, आप हमारे हिसाब से इन्वेस्ट करो। ये दो ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो मैंने काफ़ी बार बात करी है कि इंसान के पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर उसकी इनकम कम है। तो अगर आपका एसआईपी अमाउंट कम है तो ये दोनों म्यूचुअल फंड लो एंड यू आर गुड टू गो। आपको दोबारा स्टॉक मार्केट की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एसआईपी करनी है अगले 10 साल तक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 19 साल बाद हम 1 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे। अब 19 साल तो किसी के पास नहीं है और 19 साल तक कोई भी इंसान यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो इस रिटर्न्स को हम बूस्ट कैसे करेंगे? देखो, जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 मेन फैक्टर होते हैं। सबसे पहला मेन फैक्टर होता है टाइम। या तो आप बहुत सारा टाइम दो म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसे अगर आप सिर्फ 5,000 रुपये दे सकते हो तो 19 साल का टाइम आपको देना पड़ेगा। दूसरा होता है कि रिटर्न बढ़ा लो। रिटर्न बढ़ाने के लिए आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा। मतलब 16% के रिटर्न हम देख रहे थे, अगर आप उसे 20% कर दो तो भी कुछ साल हमारे 1-2 साल कम हो जाएंगे। तो दूसरा हो गया टाइम के साथ ड्यूरेशन, टाइम के साथ रिटर्न, कि भाई अपना आर आप इंक्रीज कर लो। तीसरा ऑप्शन होता है प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो आप 5,000 डाल रहे हो उसकी जगह आप डाल दो 10,000 20,000, तो भी जो आपका टेन्योर है ये कम हो जाएगा। अगर आप इन 3 चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ों को हाई रखोगे तो उसके बेसिस पे आपके कॉर्पस की डिपेंडेंसी होगी। मैं आपसे बोलूँगा कि टाइम इतना मत दो, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है तो टाइम इतना देने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा कोशिश करना है कि रिटर्न ज़्यादा हों, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पैसा। तो पैसा आपको ज़्यादा कमाना है। अब पैसा ज़्यादा कैसे कमाएंगे? क्योंकि इंडिया के अंदर तो ऑलरेडी आईटी जॉब्स के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम है और इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो कैसे कमाएं पैसा? इसके लिए हमें अपनी स्किल अपग्रेड करनी होगी। अब स्किल अपग्रेड करने के लिए कौन कौन से स्किल 2025-26 में इंपॉर्टेंट है ये समझो। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जहां से जो आपका मन करे वो ले लो। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि ये 2 चीज़ें आपको फॉर श्योर, अगर आप 2025 में या 2026 के अंदर जॉब ढूंढना चाह रहे हो तो ये दोनों चीज़ें आपकी सैलरी में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ ला सकती हैं। सबसे पहला है एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपने काफ़ी बार अलग अलग लोगों को देखा होगा, बट मेरे हिसाब से यूडमी 500 रुपये में आपको दे देता है। सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। आप यहाँ पे जाकर के कोई भी कोर्स खरीद सकते हो, चाहो तो यूडमी से खरीदो चाहे किसी और से खरीदो, कोई मतलब ही नहीं है मुझे, क्योंकि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। लेकिन आपको ये पढ़ना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है कि आप एआई से कैसे बात करते हो। इसका फ़ायदा बताता हूँ मैं, तब आप समझोगे कि क्यों जॉब्स में अब इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। रिसेंटली जब भी आप इंटरव्यूज़ देने जाओगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि आपको एआई आता है। एआई का क्या मतलब है? इंडिया में एआई डेवलपमेंट नहीं होती। इंडिया में प्रॉम्प्ट का काम है कि आप कैसे कॉन्टेक्स्ट दे पाओगे एआई को ताकि वो बेस्ट रिजल्ट दे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे काम करती है हिंदी में बताता हूँ आसान भाषा में। अगर आप एआई को जाकर के बोलोगे कि मुझे 10 बेस्ट म्यूचुअल फंड निकाल कर दे दो, वो आपको 10 बेस्ट म्यूचुअल फंड निकाल के दे देगा किसी भी वेबसाइट को खंगाल के। लेकिन अगर आप एआई से ये बोलोगे कि मुझे 10 बेस्ट म्यूचुअल फंड दे दो जिन्होंने अपने बेंचमार्क को एटलीस्ट 2% से बीट किया हो, लास्ट 5 साल में उसने अपने बेंचमार्क को बीट किया हो, उसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम है, फंड मैनेजर के पास कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए और कोई भी फ्रंट रनिंग का केस नहीं होना चाहिए, तब आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे जो कि अच्छे होंगे। और अगर आप यहाँ पे अपसाइड और डाउन साइड कैप्चा रेशियो भी ऐड करोगे तो आपको रिस्क और रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपका काम था जो कि काफी लंबे समय में होता वो काफी कम समय में हो गया। तो इसलिए एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बड़ा देख रहा है तो उसे अपने बच्चे को जरूर ये कोर्स कराना चाहिए। कहीं से भी लो, कहीं से भी कराओ, लेकिन ये आपके प्रोडक्टिविटी और आपकी पोर्टफोलियो में एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ेगा।
दूसरा जो कोर्स है हमारा वो है हमारा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे, कि पैसिव अर्निंग कैसे करें, पैसिव अर्निंग क्या होती है, एआई से पैसिव अर्निंग कैसे करें, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैसिव अर्निंग क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आपकी है एक सिंगल जॉब, अगर आप एक जॉब से 1 लाख रुपए कमा रहे हो हाइपोथेटिकली, तो बहुत बढ़िया बात है, आप टॉप 5% के अंदर आ गए हो। लेकिन आप इस तरीके से सोचो कि वो जॉब आपकी नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो सकता है कंपनी के हाल बुरे हो जाए और कंपनी आपको बोले कल से मत आना। अब इस सिचुएशन में आपकी जो इनकम है वो तो जीरो हो गई। तो एक इनकम सोर्स से 1 लाख रुपए आने से अच्छा है कि 5 इनकम सोर्स से आपके पास 20-20 हजार रुपए हैं। एंड ऑफ द डे आप 1 लाख रुपए ही कमा रहे होगे, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से एक सोर्स ऑफ इनकम आपकी कम हो गई, तो भी बाकी जो 4 हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बर्बाद होने नहीं देंगी। ज्यादातर बड़े लोग पैसिव अर्निंग पे बहुत फोकस करते हैं। जब जब वो एसेट बिल्ड करते हैं तो पहली बार एक एसेट होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो अलग अलग एसेट इंक्रीज करते हैं। अगर मैं आपको सिर्फ अपना एग्जांपल दूं, सबसे पहली मेरी जॉब हो गई, दूसरी मेरी इन्वेस्टिंग हो गई, तीसरी मेरी स्विंग ट्रेडिंग हो गई, ये भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है बट हाँ वो ट्रेडिंग है, चौथा मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, पांचवा जो मैं छोटे मोटे काम करता रहता हूँ, छठा मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। ये सारी चीज़ें मिल करके मुझे एक स्टेबिलिटी देती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे कोई भी चीज़ अगर ख़राब होती है तो एकदम से इम्पैक्ट नहीं आता। अब जब आपके पास 5 सोर्स ऑफ इनकम होती है तो आप सिर्फ 5,000 की एसआईपी तो करोगे नहीं, आप यहाँ पे 10,000 की एसआईपी भी करोगे, तो जो 19 साल का टाइम था वो आपका 15 साल 14 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और की मैट्रिक, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो थम्स अप, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो और कमेंट करके बताना मैं अभी तक देख रहा हूं, ठीक है। अब लास्ट चीज़ बताता हूँ जो आपको ज़रूर करनी है, इसके बिना आपकी चीज़ें और अच्छे से नहीं होंगी। वो क्या है, 50 लाख रुपए तक आपको कोई भी फालतू का खर्चा नहीं करना है। ना कोई आपको आईफोन खरीदना है, ना आपको कोई गाड़ी खरीदनी है। मेरी गलती थी, मैंने गाड़ी खरीदी थी, लेकिन आपको गाड़ी नहीं खरीदनी है, ना कोई घर खरीदना है, ना कोई एक्सपेंसिव वेकेशन पे जाना है। आपको सिर्फ सेविंग करनी है। क्यों? गेम देखो, अगर आप 50 लाख रुपए सेव कर लो, सिर्फ 14% से ग्रो करो अगले 6 साल तक, तो आप 1.13 करोड़ पे हो गए। मतलब स्टार्टिंग के 5-6 साल में, इवन मैं कह रहा हूँ बेस्ट के सिनेरियो 10 साल में आप पहुंच जाओगे 50 लाख पे, और अगले 5 साल में 1 करोड़। और ये 1 करोड़ अपने आप में सिर्फ आप कुछ नहीं कर रहे, एक ही बार इन्वेस्ट किया है। इसको आप इन्वेस्टेड रह लो अगले 15 साल तक। अगले 15 साल में 3.86 करोड़ हो गए। अगर मैं इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर दूं तो भी 1.61 करोड़ हो गए, बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से म्यूचुअल फंड में। तो अगर आप एक बार 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लेते हो और बाकी सारी इनकम से अपना खर्चा चलाते हो और सिर्फ इसको पड़े रहने देते हो, तो भी आपको फाइनेंशियली फ्री कर देगा बहुत जल्दी से अगले 15 साल के अंदर। तो ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है। सिर्फ 30,000 की जर्नी से शुरू करके आप क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हो अगर आप इस सिंपल से पाथ को फॉलो करो। मेहनत करनी पड़ेगी फॉर श्योर, खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा फॉर श्योर, लेकिन कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं करनी। आपके पास टाइम है, धीरे धीरे अपग्रेड करो। अगर आप अपग्रेड करोगे तो आप एक्चुअली फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। देखने में ये बहुत बड़े स्टेप्स लगते हैं, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करोगे ना, तो भी आपका लाइफ काफ़ी अच्छे से अपडेट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।